Very, very good morning to all my dear students. Let's take up amendments for GST. वैसे GST के कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, छोटे मोटे अमेंडमेंट है, बट एनीवे लेट्स टेक अप. देखिए जो PDF है, जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, दैट इज द डॉक्यूमेंट रिलीज बाय ICAI. सी इंस्टीट्यूट ने जो रिलीज किया डॉक्यूमेंट वही मेरे पास है. इसी से मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और ये हमारी साइट पर भी अपलोडेड है. ठीक है, सी इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट है, आपके पास भी होगा, नहीं तो हमारी साइट पे अपलोडेड है, वहां पे देख लेना. लेट्स टेक नाउ वन बाय वन. स्टार्टिंग में इसमें लिखा है कि जो मई 22 एग्जामिनेशन है उसमें सारे अमेंडमेंट्स 31 अक्टूबर 21 तक के आएंगे. यहां तक जो भी चेंज हुआ वो इसमें आएगा. और नवंबर 22 में 30 अप्रैल 22 तक जो चेंज हुआ वो इसमें आएगा. यानी बुक प्रिंट होने के बाद या सी इंस्टीट्यूट का मेटल प्रिंट होने के बाद के जो अमेंडमेंट्स है वो हम टेकअप कर रहे हैं, यानी जो हुए होंगे 30 अप्रैल 21 से लेके यहां तक इस बीच में वो अमेंडमेंट्स हम टेकअप कर रहे हैं. ठीक है जी. मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन द बुक. या जो पहले हमने दिसंबर 21 के लिए जो अमेंडमेंट्स किए थे उसमें ऑलरेडी कवर हो गए थे. उसके बाद के कुछ है, उसके बाद के बहुत कम है जो अभी हम टेकअप करेंगे. इसके बाद वाले एप्लीकेबल फॉर मई 22 वो अमेंडमेंट टेकअप करते हैं. तो फर्स्ट पेज पे तो यही दिया हुआ था. अब देखिए वन बाय वन अमेंडमेंट्स कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं. देखिए इसका फर्स्ट पेज, जब आप अमेंडमेंट देखेंगे तो आपके पास ये प्रिंट आउट होना चाहिए. जो सी इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट है ये अमेंडमेंट्स का 12 पेज का है, हमारी साइट पे दे रखा है. प्रिंट आउट ले लेना, बिना प्रिंट आउट के अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहीं से रीड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा. अमेंडमेंट पहला, इन द लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST. पेज नंबर 2 है ये डॉक्यूमेंट का. वो कह रहे हैं कुछ सर्विसेज को और एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वो हम बताते हैं कौन सी सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. तो देखिए पहला सीरियल नंबर 72 जो मेन नोटिफिकेशन है जिसमें सारी एग्जेम्पशन दी गई है उसका सीरियल नंबर है. इस सीरियल नंबर की आपको जरूरत नहीं है. सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन under any training program for which 75% more of the total expenditure is borne by the central government, state government, union territory administration. अगर कोई ट्रेनिंग है, अगर कोई कोचिंग है, अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है, वो किसी को दिया जा रहा है लेकिन उसका पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है, यानी गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड. यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट से है, बढ़ कोई हो रहा है. जैसे मान लो IAS ऑफिसर्स है, सेलेक्ट हो गया IAS. अब इनको अलग अलग टाइप की बहुत सारी ट्रेनिंग जो है गवर्नमेंट दिलवाएगी. तो जो ट्रेनिंग देने आएंगे उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या इन IAS ऑफिसर से है? नहीं, गवर्नमेंट से है. पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट से भी आप हमी से GST लोगे? नहीं, एज ए स्पेशल के छोड़ देते हैं. तो ध्यान करिए, बहुत सारी सर्विसेज है जो गवर्नमेंट पब्लिक को देती है, एग्जम्प्ट की हुई है, और बहुत सारी सर्विसेज ये है जो अदर पर्सन गवर्नमेंट को देते हैं, एग्जम्प्ट की गई है. नॉट ऑल, जहां पे लिखा वहां पे. जो भी सर्विस गवर्नमेंट को दी जाएगी सारी क्यों नहीं एग्जम्प्ट कर दी? इसका रीजन मैंने एक बार रेगुलर क्लास में बताया था. मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी पर्सन सर्विस हमें देगा, सारी सर्विस एग्जम्प्ट है. अब सर्विस लेने एक पर्सन पहुंचा तो सर्विस देने वाले को क्या पता है गवर्नमेंट है कि नहीं है? मैंने जाके ऐसे बोल दिया जी मैं होम मिनिस्ट्री से हूं, किसी ने कहा मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से हूं, किसी ने कहा उसका डिपार्टमेंट, किसी ने कहा उसका डिपार्टमेंट. ये तो सभी का एग्जामिशन हो जाएगा. सर्विस देने वाला वो कह रहा है जी मुझे कैसे पता लगेगा, बताओ ये गवर्नमेंट है कि नहीं है? इसलिए हर जगह ये एग्जामिशन नहीं है, जहां गवर्नमेंट कहेगी वहीं पर है. अब ये गवर्नमेंट ने देखा कि कहां कहां ये पॉसिबल हो पाएगा, वहां अप्लाई कर दिया. ऐसी एम्बेसीज के केस में आप ध्यान करिएगा, एम्बेसीज का भी गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करना चाह रही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कोई भी आके कह देगा एम्बेसी से हूं, तो फिर उनको क्या दिलवाया गया था? यूनिक आइडेंटिटी नंबर, UIN. बाद में फिर उनको रिफंड मिल जाता था. ध्यान करिए वाला पार्ट.
तो गवर्नमेंट ने कहा भी हम किसी को भी सर्विसेज दिलवाएंगे ट्रेनिंग वगैरह की, तो आप हमें पेमेंट करोगे, आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे, इट इज एग्जम्प्ट। अब गवर्नमेंट ने कहा भी आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को तो दिलवाएंगे ही, लेकिन कुछ गरीबों को भी दिलवा देते हैं, कुछ हैंडीकैप्ड पर्सन को भी दिलवा देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा जो पुअर पर्सन है उनको भी कोचिंग दिलवा देते हैं, सीए एंट्रेंस की भी दिलवा देंगे, आईएएस आईपीएस की भी दिलवा देंगे, तो उसका पेमेंट हम करेंगे, ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कुछ पेमेंट जो पर्सन ट्रेनिंग लेगा वो भी करेगा, 25% वो करेगा, 75% हम करेंगे। अब ये एग्जम्पशन पहले भी थी, पहले लिखा था 100% पेमेंट कौन करे, गवर्नमेंट। अब 75 कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट 80 करे, 85, ये तो सारा टैक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन लगी हुई थी 100 की। तो इसको रिलैक्स कर दिया कि चलो 75% भी होगा तो भी ठीक है, अगर 75% भी गवर्नमेंट देगी तो भी ठीक है। यानी गवर्नमेंट वांट के इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, कैसे भी हो, कुछ हम बियर कर लेंगे, कुछ ये बियर कर लेंगे, इस सारे के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। मैं रीड कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, बट ट्रेनिंग तो हम दे रहे हैं किसी और को, लेकिन बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा गवर्नमेंट से है ना। सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर, मे बी 80, मे बी 85, कम से कम 75 गवर्नमेंट का हो। टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप रीड कर लीजिएगा, चाहे गवर्नमेंट 100 दे, चाहे 90 दे, चाहे 85 दे, चाहे 80 दे, चाहे 75 दे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने 70 दिया, 75 से कम, तो सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक बार प्लीज रीड करके देखिए, पेज नंबर 2 है, इतना पार्ट एक बार आराम से रीड कर लो, टेक 5 मिनट्स टाइम। तो बस इतनी बात रही कि पहले था भी 100% गवर्नमेंट का पेमेंट है तो एग्जम्प्ट है, अब ये कह रहे हैं 100 से थोड़ा कम भी हो तो क्या हो गया, 75 तक हो तो भी क्या हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, एंट्री नंबर 61A है, ये नंबर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है ना उसमें सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है ओरिजिनल नोटिफिकेशन में, 2017 का नोटिफिकेशन है, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था जिस साल में, वहां का है, इसी में चेंज करते रहते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियर्स टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया कॉन्टिगुअस स्टेट्स। देखिए, एक ट्रक चलता है खाली दिल्ली में, मेरी पर्सनल मोटर कार है, चलती है दिल्ली में, तो ये सड़कें कहां की तोड़ेगी, दिल्ली की। पोल्यूशन कहां फैलाएगी, दिल्ली में। पार्किंग क्या करेगी, दिल्ली में। तो इन सब का गवर्नमेंट कह रही है भाई पैसा दो, सड़कें तुम तोड़ोगे तो कौन बनाएगा, और पोल्यूशन फैलाएगा तो कौन कंट्रोल करेगा, पैसा दो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वो सर्टेन पेमेंट लेते हैं, पार्किंग चार्जेज इतना, रोड टैक्स इतना, वगैरह वगैरह, काफी टाइप के टैक्स लेते हैं। तो मोटर कार में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मोटर कार दिल्ली से बाहर भी ले जा सकता हूं, लेकिन जो ट्रक है, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, जो कि कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसको ये अलाउड नहीं होता, उसको पहले से जो है परमिशन लेनी पड़ती है जहां जहां जाना है। और वो कह रहा जी मुझे तो इंडिया में सारी जगह जाना है, कभी यहां जाना है, कभी यहां जाना है, तो फिर आप नेशनल परमिट लो, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, फिर आप पूरे इंडिया की सड़कें तोड़ो, पोल्यूशन फैलाओ, उसका पेमेंट लगेगा भाई, 15,000, 16,000, 20,000, जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो पेमेंट देना पड़ेगा। उस पेमेंट के ऊपर जीएसटी की बात कर रहे हैं कि चलो उस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, मैंने कहा था भी एक्ट में कहीं पे ये नहीं लिखा होता क्यों नहीं लगेगा, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हो। वो हमने बात की थी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रक है, मेटाडोर है, टेम्पो है, ये सब किसके होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम लेते आपको याद हो गया होगा, दे आर वेरी पावरफुल।
गवर्नमेंट इनकी हर बात मान जाती है, वरना ये हड़ताल कर देंगे, पूरे कंट्री को रोक देंगे। इसीलिए इसमें रिवर्स चार्ज लगता है। इसीलिए बिजनेस प्रोफेशन हेड में सेक्शन 44A इनके लिए लेके आए। इसीलिए 194C में इनको रिलैक्स किया TDS से। इसी तरह 40A(3) सेक्शन इसमें रिलैक्स किया कि सबके लिए लिमिट 10,000 की है, आपकी लिमिट 35,000 की है। ध्यान करिएगा, 3 एस्पेक्ट इनकम टैक्स के, 3 जगह फेवर है इनकम टैक्स में, 44AE, 194C एंड 40A(3), बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। इसीलिए इनके लिए रिवर्स चार्ज है GST में। अब इनकी एक फेवर और आ गई। चलो भाई, नेशनल परमिट का पैसा तो देखो आपको देना पड़ेगा। सारी कंट्री की सड़कें, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में बनाया जा रहा है, भाई कौन देगा जी, सब पेमेंट कौन देगा? चलो GST में आप कर देते हैं आपका, बस ये बात है। रीड करके देख लो आप। देखिए, सिंपल मीनिंग है, जो भी ट्रक का मालिक ये चाहता है कि मेरा ट्रक पूरे इंडिया में चलता रहे, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, मैं सारी कंट्री की सड़कें तोड़ूंगा, मैं सारी कंट्री में पोल्यूशन फैलाऊंगा, मुझे कंट्रोल करने के लिए पूरे इंडिया की ट्रैफिक पुलिस लगे, तो फिर आपको पेमेंट भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, पूरे साल का 15-20 हज़ार रुपया, और आपको नेशनल परमिट मिल जाएगा। आप पूरे कंट्री में घूम सकते हो। और ट्रक के टॉप पे आपने देखना, बहुत बार नोटिस करना, लिखा होता है NP, यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा है तो वो ट्रक वाला कहता है मुझे मत रोकना, मेरे पास पूरे कंट्री में चलने का परमिट है, मैक्सिमम अगर तुम्हें डाउट है तो रोक लो, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं बता रहा हूं मेरे पास है, तभी तो मैंने अपने माथे पर लिख रखा है नेशनल परमिट। उसका मैंने पेमेंट भी दिया है, GST गवर्नमेंट ने माफ किया तो बात खत्म हो गई। उसके बाद विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन, एक एग्जम्पशन पहले होती थी, वो खत्म कर दी गई है। कौन सी एग्जम्पशन होती थी, मैं रीड कर रहा हूं। सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, रोलिंग स्टॉक एसेट्स इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेज, लोकोज बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके पास इंजिन है, कोचेज है, वैगन्स है जो मालगाड़ी में लगते हैं वगैरह वगैरह, और ये रेलवे को किराए पे दे देती है, लीज पर।
कि रेलवे तुम खरीद नहीं पा रहे, हम खरीद लेते हैं, तुम्हें लीज पर दे देते हैं, इसका किराया हमें दे दो आप। उस किराए के ऊपर ऑफ कोर्स जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी को माफ कर दिया था, क्योंकि रेलवे मीन्स गवर्नमेंट। अब इस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया, यानी अब जीएसटी लगेगा। अगर रेलवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन रेलवे को कुछ भी किराए पे देगी, इस तरह के एसेट किराए लेंगे, ऊपर जीएसटी भी लगेगा। अब क्वेश्चन शायद माइंड में आ सकता है, जी क्यों लगेगा, जब पहले एग्जम्प्ट किया था, पहले एग्जम्प्ट मत करते। क्योंकि ये गवर्नमेंट है, रेलवे मतलब गवर्नमेंट है, यानी सर्विसेज टू द गवर्नमेंट तो बहुत सारी है जो एग्जम्प्ट की हुई है, ऐसे इसको कर दिया, फिर अब विड्रॉ क्यों कर लिया? बिकॉज इसके पीछे लंबी कहानी है। देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का हमने कहा था, गवर्नमेंट कभी तो एज ए पब्लिक अथॉरिटी बिहेव करती है, कभी एज ए सोवरन अथॉरिटी बिहेव करती है। सोवरन अथॉरिटी मीन्स रियल काम जो गवर्नमेंट के है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक सिक्योरिटी है, कंट्री का डिफेंस है, ये रियल काम है। इलेक्शन करवाना है, रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, लॉ बनाना, ये असली काम है। ये लोगों को यहां से यहां पहुंचाना है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये तो प्राइवेट सेक्टर का काम है। गवर्नमेंट तो बीच में घुसी हुई है। ये कंपनियां बनाना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ये सब बड़े बड़े काम करने वाले प्राइवेट पर्सन थे ही नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें कहां थे? इंडिया वाले सब एग्रीकल्चर करते थे, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में ये सब काम करने पड़े थे। कि क्या करे भाई, फिर ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट कह रही है हमारा काम नहीं, प्राइवेट सेक्टर इतना पावरफुल नहीं है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दे और अनलिमिटेड रिस्क ले ले, तो मजबूरी में था। अब गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर है, वो चलाएंगे अपने आप काम, हटाओ इसको, रेलवे को उठा के पब्लिक को बेच दो, एलआईसी का शेयर जो है पब्लिक को दे दो। डिसइन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट वांट टू विड्रॉ देयर मनी बाय सेलिंग द शेयर्स इन द मार्केट। तो शायद ये उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है कि भी इसको सबको प्राइवेटाइज करेंगे। और अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले पूरे कंट्री में ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की है, इसीलिए कि भी यह प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट बन गया तो काम करना पड़ेगा। अरे भाई काम करना पड़ेगा तो क्या हुआ, पैसा भी तो ज्यादा देता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट में तो फिक्स है, काम करो ना करो उतना मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर जो काम करेगा उसको ज्यादा देगा, ये बात पक्की है। प्राइवेट सेक्टर का तो पेमेंट काम के हिसाब से है, भाई ज्यादा करोगे तो ज्यादा ले लो, कम करोगे कम ले लो, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप करो काम, क्यों नहीं करते? आप हड़ताल क्यों कर रहे हो? एनीवे, मतलब ये तो मैं तो जनरल बता रहा हूं आपको। तो इसके ऊपर आपको एग्जम्पशन देना, तो एग्जम्पशन वाले चैप्टर में 3 चेंज है, 2 एग्जम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया और 1 विड्रॉ कर लिया। तीनों को प्लीज आराम से रीड कर लो। देखिए जो बच्चे दिसंबर 21 में अपियर हुए थे, उनको 30 अप्रैल 21 तक के अमेंडमेंट ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं, और 30 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक के ये है, इतने और कर लेना। फिर आप क्या करना, बेस्ट रहेगा जो मेरी ये जो लेटेस्ट बुक है जीएसटी की 8th एडिशन, इसमें सब इनकॉर्पोरेटेड है। ये वाला पार्ट जो मैं अभी करवा रहा हूं इनकॉर्पोरेटेड है, हो सकता है छोटा मोटा पार्ट ना हो तो मैं बता दूंगा। एग्जम्पशन के अभी तीनों पॉइंट बताए, तीनों कवर्ड है, 2 पॉइंट नए ऐड हुए हैं, ऐड कर दिए हैं, और एक डिलीट हुआ है, डिलीट कर दिया, ये अपडेटेड है। तो बुक हमारी साइट के ऊपर है, डाउनलोड कर लो। मैं नहीं कहता आपको परचेज करो, मत परचेज करो, डाउनलोड कर लो, फ्री डाउनलोड सबको अलाउड है, ठीक है। जिसको अगर ये हार्ड बाउंड कॉपी है, मतलब ये जो प्रिंटेड है, जिसको प्रिंटेड लेनी है प्रिंटेड ले लो, हमारी साइट पे प्रोसीजर दे रखा है, आप हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, हम कोरियर से भेज देंगे, 2 दिन 3 दिन में आपको रिसीव हो जाएगी बुक, वो आपकी चॉइस है, ठीक है जी। अब आ जाओ रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में एक पार्ट था रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। देखो मैं एक डीलर हूं, मैंने रिटर्न नहीं भरी,
डिफॉल्ट कर दिया, कोई और डिफॉल्ट कर दिया, लॉ का वायलेशन कर दिया और उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा कर दो कैंसिल, मेरे तो मजे आ गए। मैं कहूंगा जी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, मैं तो जीएसटी नहीं ले रहा, तो बिजनेस करूंगा। ये मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल का मतलब ये नहीं है कि अब आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं, वैसे आप करते रहो। रजिस्ट्रेशन कैंसिल का मतलब है अब हम आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। यू कैन नॉट डू बिजनेस, योर बिजनेस विल बी क्लोज्ड। तो उसने कहा तो क्या नया रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं? नहीं, नया नहीं मिलेगा। अगर आपका कैंसिल हमने कर दिया एक बार, नया नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कोई रेमेडी तो होगी। तो उससे रेमेडी है ना, आप हमें हमारे पास ही आओ, दोबारा बोलो, रिक्वेस्ट करो कि ये गलती हुई थी, मैंने ठीक कर दी, आगे से नहीं करूंगा, माफी मांगो, अंडरटेकिंग दो, हमें कुछ पेनल्टी लगाएंगे, फिर आपका कैंसिलेशन रिवोक कर देंगे, यानी फिर आपका सर्टिफिकेट फिर चल पड़ेगा। तो सिस्टम ये रहेगा। कैंसल का मतलब ये है कि अब आपको दोबारा हमारे पास ही आना पड़ेगा। जी मैं कब तक आऊं? फटाफट आ जाओ, वरना फिर ये छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए। फटाफट कितने डेज में? 30 डेज में आ जाओ। जी कोरोना है, ये है, वो है, वो है, और भी बहुत काम है, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारे लिए ज्यादा टाइम दे दिया, 30 डेज तुम्हें और मिल जाएगा। अगर आपको एडिशनल कमिश्नर की परमिशन मिल जाए या आपको ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन मिल जाए तो हम आपको 30 डेज का टाइम और दे देंगे। ये इसमें एक अमेंडमेंट आया था। और अगर कमिश्नर कहेगा तो 30 डेज और टोटल बनेंगे 90 डेज। 30 डेज सबको। लेट हो गए पूरा एक्सप्लेन करो। किसके पास जाके? एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाओ, पूरी बात बताओ, परमिशन लो, नेक्स्ट 30 डेज परमिट कर देंगे। वरना फिर कमिश्नर, देखो कमिश्नर है, कमिश्नर के पास काम ज्यादा है तो फिर एक कमिश्नर और लगा देते हैं, वो उसको कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नर। यानी कमिश्नर से लेवल कम है, कमिश्नर की तरह काम करेगा। अभी काम और ज्यादा है तो एक एडिशनल कमिश्नर और लगा देंगे। तीनों के साथ कमिश्नर लगाओ, लेकिन फर्क है, जब हम खाली कहेंगे कमिश्नर, वो है फुल पावर वाला, फुल फ्लैश कमिश्नर। ज्वाइंट वाला उससे थोड़ी कम पावर वाला, एडिशनल वाला उससे थोड़ी कम पावर वाला। तो आप एडिशनल और ज्वाइंट से जाके परमिशन ले लो, किससे ले लो, अलाउ कर देंगे। और भी टाइम चाहिए फिर कमिश्नर ही देगा। तो ये सेक्शन जो था इसका रिवोकेशन का, उसमें ये अमेंडमेंट आ गया था, बुक के अंदर है, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। लेकिन अब इस पार्ट को रूल में भी डाला है। रूल में डालने से क्या फर्क पड़ेगा? ये अमेंडमेंट तो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। तो रूल में कब डालते हैं? मान लो एक्ट में लिख देते हैं कि भाई हम कुछ टाइम और एक्सटेंड करेंगे और डिटेल रूल में आएगी, फिर रूल की वैल्यू होती है। जब आपने सेक्शन में ही सारी बात बता दी, फिर रूल में कॉपी पेस्ट करके क्या करोगे? इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यानी ये कोई चेंज नहीं है, नो अमेंडमेंट। पहले भी यही था, अब भी यही है। देखो मैं अब रीड कर देता हूं इसको। विद इफेक्ट फ्रॉम 1121, ये अमेंडमेंट तो ऑलरेडी 1121 को आ गया था और सेक्शन इसका है 30(1) और ये ऑलरेडी हम दिसंबर 21 के अमेंडमेंट में कवर कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये बाद में इसका जो रूल है, रूल 23, अब ये रूल 23 के अंदर डाल दिया। रूल 23 में, रूल 23 में डालने से क्या हो जाएगा? जब ऑलरेडी एक्ट में था तो रूल 21 में डालने से तो कुछ होगा ही नहीं। रूल 23(1) में भी डाला इसका, तो कोई इसकी रेलिवेंस नहीं है। या तो सेक्शन में ना लिखते भी डिटेल विल बी गिवन इन द रूल, फिर रूल का मीनिंग होता। तो इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं दोबारा रीड कर देता हूं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1121 प्रोवाइजो to section 31(1) of the CGST Act was substituted permit the extension of time limit filing application for revocation cancel registration by a registered person। अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, आप कैंसिलेशन को रिवोक करवाना चाहते हो, आपके पास रीजन है, ग्राउंड है, या आप गलती मान रहे हो या पेनल्टी देने को तैयार हो, तो 30 दिन के अंदर अंदर फटाफट में अप्लाई कर दो आप। प्रॉब्लम है 30 डेज और, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी ज्वाइंट कमिश्नर। और प्रॉब्लम है 30 डेज और कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात अब रूल में आई है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अकॉर्डिंगली द टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन और रिवोकेशन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग राइटिंग बी एक्सटेंडेड बाय द एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर। ये एक्सटेंड कर सकते हैं 30 डेज बाय द कमिश्नर। कमिश्नर इज मोर पावरफुल। फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30+30+30। Consequently, Rule 21 of the CGST rule has also been suitably amended to give effect to the aforesaid amendment. Amended Rule 23(1) reads as follows: a registered person whose registration is cancelled by a proper officer on his own motion may submit an application for revocation of cancellation registration in prescribed form to such officer within a period of 30 days from the date of the service of the order of cancellation। जिस दिन आपके
ये कैंसिलेशन हुआ है वहां से। और विद इन सच टाइम एज में बी एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर और द कमिश्नर एज द केस में बी इन एक्सरसाइज द पावर प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजो टू 31, यानी वही 30+30 एट द कॉन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू ए फायर स्टेशन सेंटर नोटिफाइड बाय कमिश्नर। बस अब आप आराम से रीड कर लीजिएगा, इसमें भी 5 मिनट लगा लीजिएगा, इसका इंपैक्ट कुछ नहीं है, जीरो इंपैक्ट। देखिए पार्ट ऑलरेडी पेज नंबर 117 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 117 8th एडिशन का, और क्वेश्चन नंबर है 10। ये ऑलरेडी इसमें सारा पार्ट लिखा हुआ है, इसका जीरो इंपैक्ट है। आगे देखिए। अब देखिए एक पार्ट हमने किया था ई इनवाइसिंग का, जिसकी भी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, उन सबको ई इनवाइसिंग का सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। ई इनवाइसिंग मीन्स कि आप इनवाइस जैसे बनाते बनाओ, बनाने के बाद स्पेसिफिक पोर्टल था उसके ऊपर अपलोड कर दो, फिर वो इस पर QR कोड लगा देंगे, उसको अपने वे में मॉडिफाई कर देंगे और आपको फिर रिटर्न कर देंगे। अब आपको जहां भी भेजना इसको भेज दो, और ये JSON फॉर्मेट में होगी। किसी कोई और भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। पर्पज इसका क्या था, एक तो इमीडिएट ये इंफॉर्मेशन रिसिपिएंट के पास चली जाएगी, GSTR 1 में चली जाएगी, ई वे बिल में चली जाएगी। अगर आपको ध्यान हो, हमने ये इनवाइसिंग के सारे पार्ट डिस्कस किए थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस ये कह दिया भी ये सिस्टम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है झूठा टैक्स रेट लेने की, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की थोड़ा है, वो तो हमारी और आपकी है। मैंने सामान खरीदा ही नहीं, बिना मतलब के झूठा टैक्स रेट ले लिया, उसको फिर रिकंसाइल करते रहो, चेक करते रहो, पकड़ते रहो। अब वो हमसे ई इनवॉइस है, ई इनवॉइस हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ गई है, कितना ITC हमें पता है, और आपको जो GSTR 2A देंगे 2B देंगे, ऑटोमेटिकली वो फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर वहां जाएगी, गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो ये सिस्टम को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ला करके बिना मतलब के उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लोकल अथॉरिटी पे लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये पब्लिक के साथ है। तो इस सारे में बस यही चेंज आया कि गवर्नमेंट पे और लोकल अथॉरिटी पे सिस्टम नहीं लगेगा। देखो मैं रीड करता हूं, इनवाइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, जो इसका हेडिंग है वही चेंज है बस, और कोई चेंज नहीं है। पेज नंबर 6 पर जो इसका हेडिंग है, टाइटल है, वही चेंज है। गवर्नमेंट के ऊपर इनवाइसिंग का सिस्टम लगेगा, लोकल अथॉरिटी नहीं लगेगा, बाकी सब सेम है। इनवाइसिंग इज मैंडेटरी फॉर पर्सन नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन नंबर 13/20 CT dated 21/3/20। As per said notification, all registered business with aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 only greater than 50 crore। 50 करोड़ तक वाले पे तो लगता नहीं है, उसके ऊपर सब पे लगता है, लेकिन उसमें अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आ रहा है, लोकल तो नहीं लगेगा। आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू इनवाइसेस एक्सेप्ट, ये ऑलरेडी एग्जम्प्ट किए हुए थे। SCZ तो पहले से एग्जम्प्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स है वो ऑलरेडी एग्जम्प्ट है। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी उन पर ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो तो ज़्यादातर अपने कस्टमर्स को स्टेटमेंट भेजते हैं, पूरे महीने की इकट्ठी होती है, साथ साथ वो जाती नहीं है, उस पर सिस्टम लग ही नहीं सकता। GTS सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स कैरियर्स, अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को सामान देंगे, वो साथ साथ हमें एक डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल टू गुड्स, उसी को इनवाइस मानते हैं, तो वो तो एक कस्टमर को दिया जाता है साथ साथ,
वो इनका सामान सेल करने वाला, सर्विस देने वाला प्रोसीजर है ही नहीं। ये तो एक अलग टाइप का पार्ट है, इसलिए इस पर सिस्टम लगता ही नहीं है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इन पर नहीं लगता। सप्लायर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, डीटीसी की बस में जा रहे हैं, टिकट काट के दे दिया, उसमें इनवॉइसिंग कैसे बनेगी? पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय एडमिशन टू एग्जीबिशन, सिनेमेटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, मूवी देखने जाएंगे तो वहां ये सिस्टम कहां बनेगा? इनके साथ साथ, ये तो पहले ही था, अब चेंज ये आया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी पर भी ये सिस्टम नहीं लगेगा। दे आर ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम इशूइंग ऑफ ई इनवॉइस। अब आप आराम से पेज नंबर 6 को रीड करिए, लगाइए, 5 मिनट करिए याद। देखिए प्लीज, ई इनवाइसिंग का पहले से सिस्टम था। सीजेड की यूनिट पे नहीं लगेगा, उनको तो सामान एक्सपोर्ट करना है। जो दूसरे कंट्री में बायर है उसको थोड़ा आईटीसी मिलेगा। बेसिकली तो मैचिंग कर रहे हैं हम आईटीसी की, आउटपुट की और आईटीसी की। इसी तरह से इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, ये तो अपनी इनवाइस ही 45 डेज में इशू करते हैं, ये साथ साथ इशू ही नहीं करते। इनके ऊपर कैसे लगेगा? वो ये तो अपने कस्टमर से थोड़ा वो चार्जेस लेते हैं, उनके अकाउंट में डेबिट करते हैं, उसके लिए है। इसी तरह से जीटीए है, जीटीए जो भी सामान लेके जाएगा साथ साथ कस्टमर को डॉक्यूमेंट टाइटल गुड्स देते हैं, उसमें सब लिखा होता है कितना अमाउंट। तो यानी इनमें या तो जरूरत नहीं है या पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है, लोकल अथॉरिटी में क्या जरूरत है? बस ये अमेंडमेंट आया। आगे आ जाइएगा, ई वे बिल। देखो अब ई वे बिल में ये है, मैं सप्लायर हूं, मैंने 2 जीएसटीआर नहीं भरी, 2 जीएसटीआर 3B नहीं भरी, या कुछ और वायलेशन, ये वायलेशन, वो वायलेशन, वो वायलेशन। तो एक रूल था 138E, इसमें लिखा था जाओ अब हम आपको ई वे बिल इश्यू ही नहीं करने देंगे। बस नहीं मानते ना तुम, तो फैसिलिटी तुम्हारी गई, ब्लॉक।
तो उसका रिजल्ट उन्होंने ये लिखा था कि भी नंबर 1 तुम कोई ई वे बिल नहीं बना सकते, नंबर 2 कोई और सप्लायर है और तुम रिसिपिएंट हो, वो तुम्हारे ऊपर ई वे बिल नहीं बना सकता, कोई ट्रांसपोर्टर है उसने कोई ई वे बिल बनाना है तुम्हारे लिए तो वो नहीं बना सकता। अगर तुमने गड़बड़ की, ना तुम्हें ई वे बिल बनाने देंगे ना किसी और को तुम पे ई वे बिल बनाने देंगे। अब लेट्स सी कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं सामान बेचता हूं और डिफॉल्ट मैंने किया, मेरा ई वे बिल ब्लॉक हो गया। दूसरी ओर मेरा एक सप्लायर है जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, वो सप्लायर वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, ये सप्लायर कह रहे जी मेरी क्या गलती है, मुझे ई वे बिल नहीं बनाने दे रहे आप, मेरा सारा काम रोक दिया। जब ये खरीदने को तैयार है तो मेरी गलती थोड़ा है, मुझे तो सप्लाई करने दो, आप इसको बना के मत बेचने दो। फिर ट्रांसपोर्टर ने कहा कि जी मेरा काम क्यों रुकवा रहे हो, मेरे को किसी ने कहा है कि भाई ई वे बिल बनाओ इस पर्सन के ऊपर, तो मेरा काम तो चलने दो। तो गवर्नमेंट ने इसको एग्री कर लिया कि भाई ये पर्सन जब आउटवर्ड सप्लाई करेगा ना तब ई वे बिल नहीं बनेगा, कोई इसको सप्लाई करेगा या ट्रांसपोर्ट बनाना चाहे तो बना सकता है। तो ये एक छोटा सा चेंज कर दिया कि भाई इसके आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर ई वे बिल ये नहीं बना सकता, कोई इसका सप्लायर है इसके ऊपर ई वे बिल बनाना चाहे बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। देखो रीड करते हैं, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट। अब खाली उन्होंने ब्लॉक कर दिया आउटवर्ड मूवमेंट को, इनवर्ड मूवमेंट को ब्लॉक नहीं किया। पहले इनवर्ड मूवमेंट भी ब्लॉक थी, अब सिर्फ आउटवर्ड मूवमेंट ब्लॉक की है। ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। रूल 138E, Rule 138 of the GST rules contains provisions pertaining to blocking of e-way bill generation facility, that is disabling the generation of e-way bill। ये पर्सन अब ई वे बिल नहीं बना पाएगा, कोई इस पर बनाने चाहे तो बना सकता है। अर्लियर a user was not able to generate e-way bill for a GSTN if the said GSTN was not eligible for e-way bill generation in terms of Rule 138E। It implies that GSTN of such block taxpayer could not be used to generate e-way bill neither as supplier nor as recipient। जो पहले था वो ये था, पहले वाले का मतलब ये था ना तुम किसी पे ई-वे बिल बना सकते ना कोई तुम पे बना सकता। आप क्या कर दिया, तुम किसी पे नहीं बना सकते, कोई तुम पे बना सकता है। said rule has been amended to relax such restriction। blocking of GSTN for e-way bill generation would only be for defaulting supplier GSTN and not for the defaulting recipient or transporter GSTN। Suspended GSTN cannot generate e-way bill as supplier, how the suspended GSTN can get the e-way bill generated as recipient और ट्रांसपोर्टर। ये पर्सन किसी के ऊपर ई वे बिल नहीं बना सकता, सप्लाई नहीं कर सकता, कोई इस पर बनाना चाहे तो बना सकता है। ये मेन अमेंडमेंट है बस। इन अदर वर्ड्स ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी इज ब्लॉक्ड ओनली रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ब्लॉक कर दिया है, अब इनवर्ड के लिए ओपन। अब रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ई वे बिल जनरेशन एज पर 138E, ई वे बिल कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज का अलाउ कर दिया है। एक बार आप रीड करिए पेज नंबर 7।
मतलब सिंपल पार्ट ये है कि जिसका ईवे बिल ब्लॉक किया है वो किसी को सप्लाई नहीं दे सकता, सप्लाई ले सकता है, क्योंकि जो उसे सप्लाई दे रहा है वो कह रहा है जी मेरी क्या गलती है, मेरी सेल क्यों बंद कर दी, तो उसे ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी शूट के मॉड्यूल में ही है, ये जो है ए शॉपकीपर सेल्स पेन ₹100 टू द बायर, आफ्टर द सेल द पेन बिलोंग्स टू द बायर and shopkeeper does not have any right on the pen. This is a transaction of sale. Mr. A is a registered person paying tax under regular scheme in Delhi. Has not filed GSTR1 for last 2 months. अब इसका मान लो ईवे बिल ब्लॉक कर दे, कोई इसको सप्लाई दे रहा उसकी सप्लाई क्यों बंद करे, ये जिसको सप्लाई दे रहा उसको बंद करेंगे। मिस्टर बी, हरियाणा, a regular return filer wants to generate an e-way bill for the goods to be supplied to Mr. A. गलती मिस्टर ए की है और हरियाणा वाला ए को सामान बेचना चाहे तो हरियाणा वाले का क्यों बंद करेंगे। एज पर अर्लियर पोजीशन ऑफ लॉ मिस्टर बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई वे बिल विद ए GSTN. In terms of the amended position of law, there will be no more restriction in generating e-way bill, as Mr. B, who is making outward movement of goods, is a regular return filer. Mr. A wants to generate an e-way bill in respect of an outward supply of goods to Mr. H. E-way bill generation is blocked in this case, as it is an outward movement of goods by of Mr. A, who has not filed GST1. अब B जो है वो सप्लाई करता है A को और A डिफॉल्टर है और ये आगे सप्लाई करना चाह रहा है H को, तो पहले ना ये अलाउड था ना ये अलाउड है, अब क्या कर दिया, अब ये अलाउड है और ये अलाउड अभी भी नहीं है, ये लिखा हुआ। आप आराम से जरा एग्जांपल रीड कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। बस इतनी सी तो बात है कि पहले आउटवर्ड इनवर्ड दोनों ब्लॉक कर दी थी, अब का खाली आउटवर्ड इनवर्ड नहीं, होना भी ऐसी चाहिए। अब आइए पेज 9 पर। पेज 9 पर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसमें जो रिटर्न लेट फाइलिंग की पेनल्टी है उसमें चेंज आया है। पेनल्टी के अमाउंट में चेंज नहीं आया, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी उसमें चेंज आया, मैक्सिमम पेनल्टी। अब क्या था, जैसे GSTR1 है, अगर आउटवर्ड सप्लाई आपकी निल है तो 10 रुपये पर डे लगता है, आउटवर्ड सप्लाई कुछ है तो 25 रुपये पर डे लगता है।
GSTR 3B आउटपुट टैक्स पेबल नील है तो 10 रुपए पर डे, वरना ये तो सेम ही है। जो हाईएस्ट अमाउंट था पहले था 5,000 रुपए हाईएस्ट अमाउंट, वो हाईएस्ट अमाउंट को बदला है। देखो कैसे बदला है, पेज नंबर 10 पे आ जाओ। पेज नंबर 10 पे कैसे बदला है, वो कह रहे रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी आउटपुट सप्लाई नील है, तो उस केस में नील वाले में 10 रुपए पर डे है, मैक्सिमम लगेगा कितना, इट इज 500। 250 CGST का, 250 SGST का, मैक्सिमम 500 अगर नील का केस है तो। देखो क्या लिखा, रजिस्टर्ड पर्सन who have nil output supply in the tax period, whose total amount of tax payable in the GST or 3B is nil, as the case may be। तो क्वांटम ऑफ लेट फी जो मैक्सिमम रहेगा वो इतना रहेगा। सेम सिस्टम इसमें रहेगा, GST और 3B में अगर नील है तो मैक्सिमम इतना रहेगा। और अगर कुछ पेमेंट बनती है यहां पे या यहां पे, तो 25 रुपए पर डे, मैक्सिमम कितना रहेगा, ये डिपेंड करेगा टर्नओवर पे। अगर टर्नओवर है 1.5 करोड़ तक तो 1000 प्लस 1000, और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन अप टू कितना है 5 करोड़, तो फिर रहेगा मैक्सिमम 2500 प्लस 2500, और 5 करोड़ से भी ज्यादा तो रहेगा 5000 प्लस 5000। तो जो यहां लिखा हुआ है, यहां मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा इसको और सिंपलीफाई कर दिया है, और जो पेज इसके 12 है उसके पीछे पेज नंबर 13 और 14 दो पेज मैंने और लगा दिए, तो मैं वहां से करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इसी चीज को आप पेज नंबर 13 पे देखो, आप पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डाल दिया है, तो मैं यहां से रीड कर रहा हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पेज नंबर 13 पर बुक का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैंने डाला है, एक्सपीरियंस पेनल्टी फॉर फाइलिंग रिटर्न, लेवी ऑफ लेट फी सेक्शन 47। इफ एनी पर्सन नॉट फाइल्ड एनी रिटर्न, नोटिस शैल बी गिवन अंडर रूल 46, सेक्शन 46, रूल 68, GSTR 3A। पेनल्टी यहां लिखी है, देखो पेनल्टी पूरा लिख दिया मैंने, पर डे भी कितना लगेगा और मैक्सिमम कितना लगेगा। पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग GSTR 1 इज एज गिवन बिलो, नोटिफिकेशन नंबर है 20/21। इफ आउटपुट सप्लाई इज नील, पेनल्टी शैल बी 10 पर डे, मैक्सिमम 250। 250 किसका है, CGST का, 250 SGST का लग जाएगा। इन अदर केसेस मतलब नील ना हो तो पेनल्टी शैल बी 25 पर डे फॉर एवरी डे, बट मैक्सिमम 1000। 1000 किसका है, CGST का। प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रोसेसिंग फाइनेंशियल अप टू 1.5 करोड़, इफ टर्नओवर इज मोर देन 1.45 करोड़ बट मैक्सिमम 5 करोड़, तो लगेगा 2500 CGST, इतना ही SGST, और इससे भी अगर ज्यादा तो लगेगा 5000 CGST, 5000 SGST। तो आप ये रीड करो, और GSTR 3B का सेम है, कॉपी पेस्ट, जो GSTR 1 का वो GSTR 3B का है। तो आप पेज नंबर 13 से जरा पहले इतना पार्ट रीड कर लीजिए। देखिए अगेन, GSTR 1 नील है, 10 रुपीज पर डे, मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी कितनी, 250। और अगर नील नहीं है 25 रुपए, फिर लिमिट कभी 1000, कभी 2500, कभी 5000। टर्नओवर 1.5, मोर देन 1.5 अप टू 5, मोर देन 5 करोड़। सेम रिपीट इन GSTR 3B। तो प्लीज अब आप आराम से पेज 13 को जरा पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूं। फिर GSTR 4 की पेनल्टी है,
पर डे पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आया, मैक्सिमम अमाउंट में आया है। पर डे पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आया, मैक्सिमम में आया है। देखिए प्लीज अगेन, जीएसटीआर 1 नील, पेनल्टी लेट के लिए 10 रुपए पर डे, मैक्सिमम कितना 250। लेकिन अगर जीएसटीआर 1 नील नहीं है, मतलब आउटपुट सप्लाई है कितनी भी हो, ठीक है जी, तो 25 रुपीज पर डे। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर, जो टर्नओवर है वो मैक्सिमम रहता है पिछले साल का कितना 1.5 करोड़ तक, तो हाईएस्ट पॉसिबल पेनल्टी 1000। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा पिछले साल लेकिन 2.5 करोड़ 5 करोड़ तक था तो 2500 रुपये। ये मैं सिर्फ सीजीएसटी का बता रहा हूं, सेम अमाउंट एसजीएसटी का लगेगा, डबल हो जाएगा। 5 करोड़ से आए तो 5000 रुपये जीएसटीआर 3B की। अब देखो जीएसटीआर 4, पेज नंबर 13 पे दे रखा है, पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 4 shall be as given below, notification number this, tax payable, if tax payable GSTR 4 is nil, penalty shall be 10 per day, maximum 250। इन अदर केसेज अगर कितना भी अमाउंट पेबल हो 25 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1000। अब देखो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में रेट है 1000, 2500, 5000, इसमें ओनली 1000 है। क्यों? क्योंकि 1.5 करोड़ के ऊपर वाला कंपोजिशन स्कीम में होगा ही नहीं, वो तो नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा। तो खाली 1.5 करोड़ वाला स्लैब इस पे लगाया, यानी 1000 का। द अबव लेट फी इज अंडर सीजीएसटी एक्ट, इक्वल अमाउंट शैल बी पेबल अंडर एसटीजीएसटी, एसजीसीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। और जो पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न है सेक्शन 44, उसमें कोई चेंज नहीं आया। एनुअल रिटर्न सेम है, जो पहले था वही है। कितना है 100 रुपीज पर डे है, बट मैक्सिमम कितना था 0.25% ऑफ द टर्नओवर, 0.25% टर्नओवर, इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह इसके बाद है फाइनल रिटर्न सेक्शन 45, उसमें कोई चेंज नहीं आया। फाइनल रिटर्न 100 रुपीज पर डे था और मैक्सिमम था 5000, वो सेम है। तो सेक्शन 44 जो एनुअल रिटर्न का है और सेक्शन 45 जो फाइनल रिटर्न का है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक बार आप रीड करो, फिर मैं दोबारा रीड करता हूं।
देखिए जो एनुअल रिटर्न है, नाम से पता लग रहा है साल में एक बार भरनी है, तो गौर से ये तो टाइम पे भर दो आप, जो साल में एक बार भरनी है, वरना फिर लेंगे हम 100 रुपये पर डे। आप 40 दिन लेट हो तो 4,000 बन जाएंगे। लेकिन जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 0.25%, अगर ये अमाउंट इससे ज्यादा तो ये ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। मैं रीड करता हूं। पेनल्टी फॉर डिलेइंग फाइलिंग एनुअल रिटर्न सेक्शन 44, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 by the due date shall be liable to pay late fee of 100 rupees for every day during which such failure continues, subject to maximum of an amount calculated at a rate of 0.25%। एग्जाम्पल देखो, डिले है 20 दिन की, टर्नओवर है 60 लाख, पेनल्टी बनेगी 2,000, या 60 लाख का 0.25% 15,000, विच इज लेस 2,000। डिले है 20 दिन, टर्नओवर है 10 लाख, पेनल्टी बनेगी 2,000 और 25 विच इज लेस 2,000। डिले है 40 दिन, पेनल्टी है 10 लाख की, 4,000 2,500 2,500 एंड फोर। रीड कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं है, एनुअल रिटर्न में कोई चेंज नहीं है। आगे फाइनल रिटर्न में भी कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें है? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4। पर डे पेनल्टी में चेंज नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट में चेंज है। देखो रीड करेगा। अब देखिए फाइनल रिटर्न, फाइनल हम कब देते हैं? जब हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाए। सेक्शन कौन सा? 45। क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं है। पेनल्टी पेज नंबर 13 से रीड कर रहा हूं। पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग फाइनल रिटर्न सेक्शन 45। Every registered person is required to furnish a return and whose registration has been surrendered, whose registration certificate कर लो, registration certificate has been surrendered or cancelled, is required to file final return. Final return has to be filed within 3 months of the date of cancellation or the date of order of cancellation which is later। देखिए मैंने अप्लाई किया 3 दिसंबर 21, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। कब से? जी मैंने 1 जनवरी 22 से काम बंद कर दिया, मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। मेरे पास 15 दिसंबर 21 को उनका लेटर आया, यस योर सर्टिफिकेट स्टैंड्स कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22। तो लेटर की जो लेटर आया है उसकी डेट तो ये है, कैंसिलेशन यहां से होगा विच एज लेटर 1/1/22। यहां से 3 महीने के अंदर अंदर मुझे फाइनल रिटर्न अपनी फाइल करनी है, विच एज लेटर। ठीक है जी। मैंने 1/1/22 को लेटर डाला, आज से मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। लेटर आया 10 जनवरी 22 को, यस हमने यहां से कैंसिल कर दिया, विच है लेटर ये रहा। यहां से 3 महीने, यहां से डिले होने पर 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। मैक्सिमम कितना लगेगा? 5,000। ये पार्ट है, आप रीड करके देख लीजिएगा।
तो चेंज जो आया वो जीएसटीआर 1 में आया है, जीएसटीआर 3B में आया है, जीएसटीआर 4 में आया है। जो एनुअल रिटर्न है जो जाती है जीएसटीआर 9 में और जीएसटी कंपोजिशन की जा रही है 9A में, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और जो सेक्शन 45 में जाती है एक बार रिटर्न एंड में कैंसिलेशन के बाद, उसकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आया। इसलिए मैंने ये सेपरेट पेज बना दिया 13 क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और इंस्टीट्यूट ने जो दिया हुआ है वो था पेज नंबर कितना, तो आपकी मर्जी वहां से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, बेटर है यहां से पढ़ लो। जो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है पेज नंबर 10 पे इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, इस पे मैंने किया है। आपकी मर्जी, दोनों जगह से पढ़ लीजिए, यहां से भी वहां से भी। ठीक है जी। अब आओ अगला पार्ट, मैंडेटरी, पेज नंबर 11। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेशल प्रोफेशनल, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, डन अवे विद, सेक्शन 44। देखिए अभी हम बात कर रहे थे एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न आती है सेक्शन 44 में, और जीएसटीआर 9 है, ये है एनुअल रिटर्न जो रेगुलर स्कीम में है, नॉर्मल स्कीम में है, और जो कंपल्शन स्कीम वालों का होता है वो उसका होता है जीएसटीआर 9A। वैसे जीएसटीआर 9A अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो कंपोजिशन वाला है वो एनुअल स्टेटमेंट फाइल करता है जीएसटीआर 4 में। पहले जीएसटीआर 4 क्वार्टरली जाया करती थी, उसको एनुअल कर दिया। अब दो एनुअल थोड़ा जाएंगी, एक्ट में तो अभी भी लिखा हुआ है दोनों का, लेकिन रियलिटी में जाती जीएसटीआर 4 है। और जो क्वार्टरली पहले जीएसटीआर 4 जाती थी, उसकी जगह क्या जाता है सीएमपी 08, ये स्टेटमेंट जाती है सीएमपी 08। सिंप्लीफाइड है, क्वार्टरली तो कंपोजिशन स्कीम वाला सीएमपी 08 भेजेगा, एनुअल जीएसटीआर 4 भेजेगा अगले साल की 30 अप्रैल तक। लेकिन साथ साथ ये भी लिखा हुआ है जीएसटीआर 9A साल के एंड तक 31 दिसंबर तक फाइल करनी है। लेकिन प्रैक्टिकली ये फाइल नहीं हो रही है, प्रैक्टिकली ये फाइल हो रही है। पर हमारा अमेंडमेंट ये नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। इसके अलावा एक और जाती है 9C, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, जो मैं आपको बताता हूं। अमेंडमेंट इसमें आया 9C में। जैसे देखिए, मैंने इनकम टैक्स में अपनी टर्नओवर निकाली, रिटर्न मैंने फाइल की, उसमें मैंने टर्नओवर दिखाया है लेट सी 60 लाख रुपीस का, ये मेरा टर्नओवर है इनकम टैक्स में, और जीएसटी में दिखाया है 80 लाख का। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं जी उनको तो 80 दिखा रहे हो, हमें 60 दिखा रहे हो, ये क्या बात। या जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है भी ये दोनों सेम क्यों नहीं है। तो इनका रिकंसिलिएशन करके दिखाओ। जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, रिकंसिलिएशन बनाओ, डिफरेंस का रीजन क्या है। मैंने कहा डिफरेंस का रीजन ये है कि मैंने किसी को सर्विसेज दी थी, 20 लाख रुपया उसने मुझे एडवांस दिया। इनकम टैक्स में बुक्स मेरी मर्केंटाइल सिस्टम पे है, सेक्शन 145 मुझे ऑप्शन देता है मैं बुक्स मर्केंटाइल पे बनाऊं या कैश में। मैंने मर्केंटाइल में बनाई है, और ये मेरा कैश में रिसीव हुआ था, इसलिए मैंने इस साल इनकम टैक्स की रिटर्न में इसको नहीं लिया, तो मेरे तो मर्केंटाइल बेस पे मैंने सर्विस दी नहीं। और जबकि जीएसटी कहता है अगर एडवांस में पेमेंट मिल गया तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये फिगर डिफरेंट आ रही है। डिफरेंट आ रही है तो मैं रिकंसिलिएशन कैसे करूंगा, यहां पे लिखूंगा एड, जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन में करते हो, एंड 20 लाख रिसीव्ड इन एडवांस फॉर विच सर्विसेज विल बी रेंडर्ड इन द सब्सिक्वेंट ईयर एंड बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग। वो मैंने नहीं लिया था, रिकंसाइल करनी है तो लॉ ऐड कर देता हूं, रिकंसाइल हो जाएगी। या मैं इसको ले लूं 80 को लेस 20 lakh, being amount not taken in the turnover for income tax because services are yet to be rendered and the books are maintained under income tax on the basis of mercantile system accounting। जैसे डिस्क्रिप्शन आप बैंक रिकंसिलिएशन आपने फाउंडेशन में खूब बनाया होगा, उसी तरह से या तो इस फिगर को लेकर के 80 करके दिखा दो, या इस फिगर को लेकर 60 करके दिखा दो, या तो बैंक के बैलेंस को लेकर बुक से मिला दो, या बुक्स के बैलेंस को लेकर बैंक से मिला लो, एक ही बात है। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। पहले क्या था, इट इज टू बी साइंड बाय द कॉस्ट काउंटेड और चार्ट काउंटेड, जिसने आपके अकाउंट ऑडिट किया वो साइन करेगा। गौर से हमें तो उन पे भरोसा है, आप पे नहीं। अब इसमें खत्म कर दिया सेल्फ सर्टिफाइड, यानी आप खुद ही ये स्टेटमेंट दे सकते हो, बना सकते हो। इसके लिए आपको चार्ट काउंटेड या कॉस्ट काउंटेड की जरूरत नहीं है। बस ये चेंज आया है कि सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी सबमिटेड। जरा मैं रीड करता हूं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8/21, ये सेक्शन 44 है। Section 44 of the CGST Act 17 has been substituted so as to remove mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement
ड्यूली सर्टिफाइड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल पहले था, इस पे सिग्नेचर कौन करेगा? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, यानी चार्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनको ऑथराइज किया था, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, उनसे साइन करवाने पड़ेंगे। अब उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, आप खुद ही साइन कर दो, हमें तो रिकंसिलिएशन से मतलब है। ऑडिट बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल वर्ड को हटा दिया, एंड टू प्रोवाइड फॉर फाइलिंग मैनुअल रिटर्न, और क्या कर दिया? सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, आप खुद ही सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इट फर्दर प्रोवाइड्स फॉर द कमिश्नर टू एग्जाम्प्ट ए क्लास ऑफ टैक्सपेयर फ्रॉम रिकॉर्ड फैलियर, ये भी कर दिया। अब कमिश्नर चाहे तो बहुत से केस में एनुअल रिटर्न से एग्जाम्पशन ही दे देंगे, क्योंकि एनुअल रिटर्न तो डुप्लीकेसी है। मैंने हर महीने रिटर्न भरी, हर क्वार्टर रिटर्न भरी, अब मेरे से एनुअल क्यों मांग रहे हो? उसका टोटल ही तो करना है, टोटल तुम खुद कर लो अपने आप, टोटल मुझसे करवाओगे। जब मैंने क्वार्टरली दे दी तो आपके कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर अपने आप एनुअल फिगर बताए, मुझसे क्यों एनुअल भरवा रहे हो आप? तो डुप्लीकेसी है। तो गवर्नमेंट ने कहा भी हम देखेंगे, जिस भी केस में हम चाहेंगे हम माफ कर देंगे। अब देखो चेंज करके क्या आया, ये पार्ट बना सेक्शन 44 नया ये है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर हमारी सिलेबस में नहीं है, पर्सन पेइंग टैक्स 51 और 52 ये हमारी सिलेबस में नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सिलेबस में है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सिलेबस में है, तो इनको एनुअल रिटर्न भरनी नहीं होती, क्योंकि वो तो टेम्परेरी काम करते हैं, कुछ समय के लिए आए, 2 महीने काम करके चले गए, 2 महीने 1 महीने काम करके चले गए, बस उसी पीरियड की रिटर्न होती है, एनुअल नहीं होती। बाकी सबको एनुअल भरनी है, तो लिखा है बाकी सब क्या करेंगे? शैल फर्निश एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिल स्टेटमेंट। तो क्या चेंज कर दिया? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की बजाय सेल्फ सर्टिफाइड चलेगी। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न फर्निश्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विद द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपकी इनकम टैक्स की है या कंपनी लॉ की स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो फिगर और ये फिगर आपस में टैली करके दिखानी है, जैसे आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आते हैं, बिल्कुल वैसे। For every financial electronically in such time and such manner as may be prescribed। फिर एक चेंज ये कर दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इस प्रोसीजर से एग्जम्प्ट कर दिया। हाउएवर कमिश्नर ऑफ द रिकमेंडेशन काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, कमिश्नर जिसको चाहे माफ कर दे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ही लगेगा। फर्दर नथिंग कंटेन्ड in section 44 shall apply to any department of central government state government। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेज हम तो खुद ही प्राइवेट पर्सन की चेकिंग करें, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, हम किस लिए चेकिंग करेंगे? हम अपनी चेकिंग करके क्या करेंगे? कोई पर्सन अपने घर में थोड़ा चोरी करता है, और वैसे भी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ऑडिट होती है, कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो सब तो करेंगे। और ये लोकल अथॉरिटी whose books of accounts are subject to audit by Comptroller Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law 49 कोड। आप 5 मिनट लगा के रीड कर लो, मैं दोबारा बताता हूँ।
भाई भी द्वारा देखिएगा, मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताया था जनरल अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स कुछ हो रहे हैं, कंपनी लॉ के प्रिंसिपल्स कुछ हो रहे हैं, इनकम टैक्स से कुछ हो रहा है और जीएसटी के कुछ हो रहे हैं। लॉ ही डिफरेंट है बहुत से पॉइंट पे। तो इन चारों में टर्नओवर एक जैसी कैसे आ जाएगी? इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। साल के एंड में जब चारों स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो हर डिपार्टमेंट कहेगा भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस तो इसलिए आ रहा है कि आपने रूल अलग अलग बनाए हैं। जैसे बिजनेस प्रोफेशन की मैं इनकम निकाल रहा हूं, मेरी बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे है, सेक्शन 145 मुझे परमिशन देता है। 70 लाख की सर्विसेज मैंने रेंडर की है, 30 लाख एडवांस में मिला जो सर्विस मैंने रेंडर करनी है, तो मैं 30 लाख रुपए इनकम टैक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाऊंगा, वो तो अगले साल दिखाऊंगा। नहीं, जीएसटी कह रहा है अगर एडवांस पेमेंट मिल गया तो आपको जीएसटी में काउंट करना है, जीएसटी देना है, तो यहां मैं टर्नओवर दिखाऊंगा 100 लाख, ये 100 और ये 70, देखो डिफरेंस आ गया। अब डिपार्टमेंट जानना चाह रहा है कि भी डिफरेंस क्यों है, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आगे मैं क्या लिखूंगा, 30 लाख रुपीज टेकन इन एडवांस, नोट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स बिकॉज बुक्स आर ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग। वो 30 ऐड करके फिगर को टैली कर दूंगा, या यहां पे दिखा दूंगा 30 लेस करके फिगर को टैली कर दूंगा। ऐसे पता नहीं कितने फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज आएगा, न्यूमरस। तो वो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, जीएसटीआर कौन सा था, 9C। साइन कौन करेगा? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑडिटेड, उनसे टैली होना चाहिए, तो चार्ट अकाउंटेंट साइन करेगा। इनकम टैक्स में तो चार्ट अकाउंटेंट ही करता है, लेकिन यहां पर चार्ट अकाउंटेंट भी अलाउड है एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी अलाउड है। अब उनको बोला नाम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अब क्या चेंज आ गया, आपके अपने सिग्नेचर भी चलेंगे, सेल्फ सर्टिफाइड, ये चीज है। दूसरा, ये जो एनुअल स्टेटमेंट है, कमिश्नर चाहे तो एट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल जिस क्लास के लिए चाहे एग्जम्प्ट कर देगा, कोई एनुअल रिटर्न नहीं भरनी। प्लस सेक्शन 44 का कोई पार्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी पे नहीं लगेगा। मुझसे हमारे पास तो सब डिपार्टमेंट की ऑडिट अलग से होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसे आएगी? बस इतने ही अमेंडमेंट थे जीएसटी के। इनकम टैक्स के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख लेना। जिसको डाउट है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। 9310633381, दिस इज माई नंबर एट प्रेजेंट। इस पे आप डाउट भेज सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम है इस नंबर पे भेजिएगा। 2-4 दिन में आरटीपी में जो जो बातें डिस्कस करने लायक है या कोई ऐसा पार्ट है जो हमने कवर नहीं किया, वो मैं बना के ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, ऐसे एमटीपी का कर दूंगा। और जितने भी एमसीक्यू हैं, आरटीपी एमटीपी, क्योंकि आईसीआई उसके डिटेल आंसर नहीं देता, सिर्फ एबीसीडी लिखता है, उसके पूरे डिटेल आंसर मैं कल परसों में बना के अपनी साइट पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं डिस्कस भी कर दूंगा एमसीक्यू के सारे डिटेल्ड आंसर। आजकल में आ जाएंगे साइट के ऊपर, एमसीक्यू के, जीएसटी के भी, इनकम टैक्स के भी, आरटीपी के भी, एमटीपी के भी आ जाएंगे सारे। उसमें आप डिटेल देख लेना, फिर भी कोई कुछ डाउट पूछ लेना। तो दोनों में जहां भी कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।